तो अभी यंगेस्ट शॉटमास्टर एवर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे यंग को देखा जाता है जो कि अपने मदर को शुक्रिया करता है, वो जो उसने फैमिली की इंटरनल मैटर को इतना अमेजिंगली और हार्ड वर्क करके सॉल्व किया, ये सच में काबिले तारीफ है। जिस बात को सुन के अपने यंग का मदर कहता है कि बेहद सारे सालों के बाद एक और बार इस लीडर के काम को संभालना ना सर दर्द करने वाला चीज है, और मुझे नहीं लगता मैंने उतने अच्छी तरीके से काम को कर पाया है। जिस चीज को सुनकर अपने यंग कहता है, अरे मम्मी आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना आपने कमाल का काम किया है, लेकिन मदर आपने फिर से अपने पावर को इस तरह सप्रेस क्यों किया है। जिस चीज को सुन के अपने यंग का मदर कहता है, तूने ये चीज नोटिस कर पाया क्योंकि तूने इस चीज को पहले एक्सपीरियंस किया है। जिसके जब मैं अपने यंग भी सोचता है कि सच में इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल और इम्पैकेबल सप्रेशन है, यानी कि कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव सप्रेशन है ये। लेकिन अपने यंग बाहर कहता है, मदर आप ऑलरेडी फायरी रैम तक पहुंच गए हैं, तो आपको ये सप्रेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो अब इस सवाल के जवाब में अपने यंग का मदर कहता है कि ये सप्रेशन सिर्फ पावर को छुपाने के लिए नहीं है, मैंने जो सप्रेशन किया ये हमारे फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट टेक्निक से एक टेक्निक को परफॉर्म किया है। इस टेक्निक का नाम वेन सीलिंग कंसीलमेंट है, और यंग मैं चाहता हूँ तो इस टेक्निक को सीखे अपने एबिलिटीज को सही तरीके से छुपाने के लिए। तो अब इस बात को सुनकर अपना यंग हैरानी से पूछता है क्यों। तो अब इस सवाल को सुन के उसे सही से समझाने के लिए अपने फैमिली के फाउंडर से लेके उनके फाउंड किए हुए मार्शल आर्ट को और खास करके उस इकलौते एंसेस्टर के बारे में अपने यंग को बताने लगता है। तो इस सिस्वन के एक अननेम विलेज में अचानक से पैंडेमिक फैलने लगा। उस वक्त में लोग ज्यादातर भूख की वजह से मरते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई मामला नहीं था। इस बार लोग बस ऐसे ही एक्सपोनेंशियल रेट से मर रहे थे बस, जिस वजह से ये प्लेग और जगहों पे ना फैले। उनके अपने परिजनों को और आसपास के जितने भी बंदे मतलब बस मर रहे थे, उनको प्रॉपर्ली फ्यूनरल देने का भी मौका नहीं मिलता था उन लोगों को। ये कहना एक्यूरेट होगा, वो लोग इतने डर चुके थे डिस्पाइट की उस विलेज के हर एक बंदा ऑलरेडी उस प्लेग से ग्रसित हो चुके थे। वो लोग मरने वाले को छोड़ के खुद की बस मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ उन सभी में से एक बच्चा जिसका उम्र बस 10 साल का है, उसके ऊपर इस खतरनाक प्लेग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जिस चीज को देख के वो सारे गांव वाले एक रैशनल क्वेश्चन पूछने की जगह कि इस बच्चे में क्या अलग है कि उसके ऊपर इस प्लेग का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों के ऊपर हो रहा है, वो लोग अपने सारे कॉम्प्लिकेटेड थॉट के साथ आने वाले बस कुछ ही दिनों में उन लोगों का मौत का पैनिक उनके दिमाग में ये बताया, यह बच्चा इस मौत का सौदागर है। यही बच्चा है जो कि सारे गांव वाले को प्लेग छिड़काया है। यह बच्चा इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है। तो इस सिचुएशन में एक 10 साल का बच्चा गाँव वालों के डर से गाँव से भाग के जाएगा भी कहाँ। तो वो गांव के करीब ही गुफाओं में रहना शुरू कर दिया और जिंदा रहा गांव वालों के सैक्रिफिशियल खाने के ऊपर, जिनको उन लोगों ने श्राइन के ऊपर चढ़ाया ताकि प्लेग का इविल साया उनके गांव से हट जाए। इसी तरह ये बच्चा जो कि प्लेग की वजह से मरने वाला नहीं था, लेकिन अकेला रह के ना खा के मरने वाला था, जिसके बाद वो दिन गिन के सर्वाइव कर ही रहा था। लेकिन अचानक से 2 दिन लगातार गांव वालों ने साइन में कोई सैक्रिफिशियल खाना को नहीं रखा। तो वो 10 साल का बच्चा तीसरे दिन पे गांव में जाके देखा कि गांव के हर एक बंदा मर गया है बस उसे छोड़ के। तब इस चीज को देख के वो 10 साल का बच्चा और क्या सोचेगा, वो यही बात बस खुद से पूछने लगता है कि वो इकलौता ऐसा क्यों है जिसके ऊपर ये प्लेग कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, वही इकलौता ऐसा क्यों है जो कि यहाँ जिंदा रह गया। तो इन सवालों का जवाब उस बच्चे को ज्यादा देर तक खुद से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मिस्टीरियस क्रू इस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस गांव में आ गया था। तो ये जो मिस्टीरियस ग्रुप के बंदे अपने 10 साल के बच्चे को देख के सोचता है कि उन लोगों को वो बंदा मिल गया जिस तरह के बंदे वो ढूंढ रहे थे, एक ऐसा बच्चा जो कि पॉइजन से एप्टीट्यूड रखता है। तो एक्चुअली बंदे थे मूरिम वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट एसएसएन के ग्रुप। इनके सेक्ट का नाम था पॉइजनस मून शैडो सेक्ट। ये लोग बेसिकली दुनिया भर में जाके बच्चों को किडनैप करके अपने काम में आने वाले एसासिन बना देते थे। इनका सिंपल फंडा था, वो बच्चे भाग ना जाए, रिबेलियन ना करे, उसके लिए पहले उन बच्चों को ये लोग पॉइजन खिला देते थे। उसके बाद इस पॉइजन से वो सारे बच्चे ना मरे, इसके लिए ये लोग टाइम टू टाइम उस पॉइजन का एंटीडोट भी दे देते थे। तो उन्हीं ग्रुप में अपना ये वाला बच्चा भी ज्वाइंट हो गया और बड़ा होके एक एसासिन बना। लेकिन उसने एक दिन विटनेस किया अपने कॉमरेड्स लोग जो कि पॉइजन के एंटीडोट ना पाने की वजह से मरे ना, उन लोगों का मरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से उसके गांव के हर एक बंदे मरे थे। इस चीज को देख के उसने ये चीज तो रियलाइज कर लिया कि उसके गांव में फैलने वाला प्लेग इस पॉइजन सेक्ट ने फैलाया था, और उसने जो एक्सेप्ट कर लिया था कि वो था जिसकी वजह से वो सारे गांव वाले मर गए। ये जो आपने मन में बिठा लिया था ना कि वो बस एक ईविल मौत का सौदागर है, एक्चुअली में ये सच नहीं था। इस चीज को रियलाइज करके वो बच्चा उस दिन से खुद को बस ताकतवर बनाने में झोंक दिया। चाहे कोई भी मिशन हो, कितना भी डेंजरस मिशन क्यों ना हो, उसने उन सारे मिशन को लिया और बिना किसी सवाल के, बिना किसी हेजिटेंस के उन सारे टास्क को कंप्लीट भी किया।
ये करते करते एक पॉइंट पे उसने एक एब्सोल्यूट मास्टर को भी असैसिनेट करने में कामयाब रहा। तो ये सारे खून जमाने वाले कांड की वजह से इनके जो पॉइजन सेक्ट है ना, इनका रेपुटेशन और डर पूरे मुरिम वर्ल्ड को अंधेरी की तरह घेर लिया। जिस चीज से खुश होके इसके सेक्ट के लीडर ने उस बच्चे को इस दुनिया का टॉप 5 ग्रेटेस्ट असैसिन का टाइटल दिया और पूछा वो क्या डिजायर करता है। उसे बस बताने की देर है, अपने लीडर उसके किसी भी विश को फुलफिल करेगा। लेकिन इस तरफ क्या, अपने 10 साल का बच्चा अपने लीडर से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे ना वो 10 साल का बच्चा बड़ा होते होते अपने सारे डेंजरस से डेंजरस मिशन से, वो सारे फाइटिंग से जो अपने अंदर इनसाइट को डेवलप किया और उसके इस पॉइजन सेक्ट के मार्शल आर्ट के ऊपर बेस करते हुए अपने एक अल्टीमेट टेक्निक को तैयार किया जिसका नाम था फ्लावर रेन ऑफ द स्काई। यानी कि वही टेक्निक जिस टेक्निक के बारे में शुरुआत से कहा जा रहा है। और अपने यंग ने बस सुन के ही वो टेक्निक मतलब कैसे काम करता है उसको बेस करके अपने एक अलग टेक्निक बना दिया। तब उस स्टोरी में आते तो उस दिन ना ये पूरा का पूरा पॉइजनस मून शैडो सेक्ट बस एक ही दिन के अंदर डिसअपियर हो गया। तो बाद में उस बंदे के परिवार लोग इस सिसवन टेंग फैमिली के एक रिनाउन मार्शल आर्ट फैमिली बन गया। लेकिन आज तक उस बंदे को लोग याद रखे है उसके निकनेम से ही सही, जो कि है इनविजिबल गेस्ट, लेकिन याद रखे है। तो ये स्टोरी ना अपने यंग का मदर अपने यंग को मतलब बड़ी प्राउड से सुना रहा था। लेकिन उस तरफ क्या, अपना यंग इस स्टोरी को सुनते सुनते झपकी मारने लगता है। भाई जिस चीज को देख के अपने यंग का मदर उसको उठा के गाल खींचने लगता है और कहता है मैं यहाँ तेरे एंसेस्टर की स्टोरी सुना रहा हूँ और तू यहाँ झपकी मार रहा है। जिसके जब में अपने यंग कहता है अच्छा, अरे अब मुझे पता नहीं था हमारे फैमिली का इस तरह हिस्ट्री रहा है। वैसे मदर इस स्टोरी से आपका ये वेन सीलिंग कंसीलमेंट टेक्निक का क्या रिलेशन है। जिसके जब में अपने यंग का मदर कहता है कि जो पॉइजन सेक्ट था ना, उस सेक्ट में कई सारे फायरी रैम के बंदे थे। इसके साथ साथ टॉप 5 असैसिन के साथ उस सेक्ट का लीडर भी था जिसको तेरे उस एंसेस्टर ने अकेला कैसे उन सभी को निपटा दिया। जिस बात को सुन के अपने यंग कहता है हाँ वो फ्लावर रेन ऑफ द स्काई है ना। मैं भी अचंभित हो जाता हूँ, वैसे एक मार्शल आर्ट की टेक्निक जो कि एडवांटेज रहने ही नहीं देता है, वैसे सिचुएशन में ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट कुछ कर तक नहीं पाते। जिस चीज को सुन के अपने यंग का मदर कहता है कि वो सही है लेकिन हाफ सही है, क्योंकि ये फ्लावर रेन ऑफ द स्काई कोई हिडन वेपन के लिए मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये टेक्निक एनर्जी कंट्रोल करने वाला टेक्निक है। जिस बात को सुन के अपनी यंग को मतलब झटका लगता है, क्योंकि यार हम लोगों ने देखा अपनी यंग ने बस सुन के उस टेक्निक को रिक्रिएट किया, उसके एक नाम भी दिया, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लेने के बाद उसने कहा था ना, आपको याद होगा तो, कि ये टेक्निक बिग लेवल पे काम नहीं आएगा। ऐसे बस छोटे मोटे चुनने मुन्ने से निपटने के लिए ये टेक्निक बेहद ही अच्छा और इफेक्टिव चीज है। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो टेक्निक एक्चुअली कोई हिडन वेपन की मार्शल आर्ट था ही नहीं। इसलिए अपना यंग यहाँ कंफ्यूज होते हुए अपने मतलब मदर से पूछता है कि ये बात सच है, ये फ्लावर रेन ऑफ द स्काई एक एनर्जी कंट्रोल टेक्निक है। जिस सवाल को सुन के अपने यंग का मदर कहता है हाँ, क्योंकि फायरी रैम के बंदे के फाइटिंग एक्चुअली कुछ अलग ही लेवल पे होते हैं। क्योंकि फायरी रैम का बंदा जब सिर्फ अपने हाथों में एनर्जी इनकोड करके आपके ऊपर हमला करते हैं ना, तब आपको डिपेंड करना पड़ेगा वैसे ही एनर्जी सील अपने शरीर में बना के। तो इसका मतलब एक चीज तो कम्प्लीटली क्लियर है कि किसी भी तरह के वेपन क्यों ना हो, वो एक फायरी रैम के मास्टर के बॉडी को स्क्रैच नहीं कर पाएगा जब वो मास्टर एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। जिस चीज सुन के अपने यंग भी सोचता है कि ये चीज ना आप सेंस बना रहा है, क्योंकि वेपन किस तरह क्यों ना हो और उसके नंबर कितना भी क्यों ना हो, उसके हमले बस सिर्फ बॉडी प्रोटेक्शन एनर्जी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह एनर्जी काउंटर करता है एनर्जी को, इस प्रिंसिपल को लगा के अपने हंड्रेड्स ऑफ हिडन वेपन्स के ऊपर एनर्जी लगाते हुए वैसे एक स्टॉर्म लाइक टेक्निक को बनाया जाए, तब उस टेक्निक का बार आपके पास कितने भी स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रोटेक्शन एनर्जी क्यों ना हो, लगातार स्टॉर्म लाइक हमले से आप इस टेक्निक को रोक ही नहीं पाओगे। इसके बाद अपना यंग आगे सोचता है कि उसके जो बनाए गए वर्ल्डिंग क्योर स्टार्ट और आयरन व्हीप स्टार्ट इस टेक्निक के कंपेयर में तो कुछ नहीं है। लेकिन यह एक्चुअली सवाल आता है और वो ये है, चाहे एक मास्टर कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, वो इस तरह की स्ट्रॉमी एनर्जी को किस तरह मेंटेन करके रख सकता है। तब यह सवाल ना बाहर अपने यंग का मदर कहता है कि इस पॉइंट पे अपने यंग शायद सोच रहा होगा कि कोई बंदा इतने ज्यादा अमाउंट की एनर्जी को मेंटेन करके रख कैसे सकता है। इस सवाल का जवाब एक्चुअली वेन सीलिंग कंसीलमेंट टेक्निक में है। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है वेन सीलिंग कंसीलमेंट टेक्निक का,
अपने सारे के सारे इंटरनल एनर्जी जो कि मेरिडियन से बहता है उनको कंप्रेस करके वन ऑफ द 12 मेन मेरिडियंस में से एक मेरिडियन में कॉन्सेंट्रेट करके ट्रू एनर्जी से उस मेरिडियन से और मेरिडियन में फ्लो आउट ना हो, इसलिए ट्रू एनर्जी से उस मेरिडियन में ब्लॉक करके वहीं पे सील कर देना है। इस तरह इंटरनल एनर्जी ट्रू एनर्जी के एक बबल के अंदर रह जाता है जो कि वन ऑफ द 12 मेरिडियंस में से एक मेरिडियन में रहता है। ये मेथड एक्चुअली बना ही है किसी भी फायर रैम के मास्टर को बेवकूफ बना जाए यूं कह लो, उनके आंखों में जो कि देख सकता है इंटरनल एनर्जी किस तरह से कौन से मेरिडियन में फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाए। तब इस चीज को सुनकर ना अपनी यंग को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। लेकिन उस तरफ क्या अपनी यंग का मम्मी आगे बताता है कि अगर अभी ये चीज करेगा ना तब उसका जो करंट पावर है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो स्टील क्यूए पावर को इमीडिएटली यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी तरह वो अगर अपने 12 मेरिडियन के अंदर इसी तरीके से ट्रू एनर्जी की मदद से इंटरनल एनर्जी को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेट करके सील करेगा ना, तब वो ट्रू एनर्जी उन 12 सील क्यूए एनर्जी के साथ कनेक्ट होके एक इंटायरली अलग प्रोटेक्टिव एनर्जी बनाएगा जिसका नाम होता है ड्रैगन स्केल बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी। तो यहाँ अपने यंग का मदर अपने यंग से कहता है कि अगर वो इस चीज को सक्सेसफुली कर पाए ना तब उसके पास मौजूद बॉडी प्रोटेक्टिव एनर्जी के ऊपर एक एक्स्ट्रा उससे भी ताकतवर एनर्जी जिसके स्ट्रेंथ को ड्रैगन स्केल के स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाए वैसा एक बॉडी प्रोटेक्शन एनर्जी उसके पास बन जाएगा। और एक्चुअली इसलिए ही इस मेथड का नाम पड़ा है ड्रैगन स्केल बॉडी प्रोटेक्शन एनर्जी। तब इस बात को सुनकर ना अपने यंग तो एक बार सोचता है कि पहली बात तो टॉप 10 पॉइजन में से एक पॉइजन का नाम फायर ड्रैगन पॉइजन है। दूसरी बात हमारे टैंग फैमिली का मेन टेक्निक का ऐसा एक नाम दिया गया है जो कि डिफेंस वाला है, वो भी ड्रैगन स्केल है। तो फिर क्या इन लोगों ने सच्ची-मुच्ची में ड्रैगन को देखा है? लेकिन उस तरफ अपना यंग का मदर उसको आगे एक्सप्लेन करता है कि ये सीलिंग मेथड का टेक्निक सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, क्योंकि जब वो 12 का 12 सेल क्यू है एनर्जी को खोलेगा ना तब अपने यंग टेम्पररी से ही लेकिन अपने पास मौजूद जितने भी इंटरनल एनर्जी है उसके 10 गुना इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करेगा। जिस चीज को सुन के अपने यंग सोचता है कि यह बात सेंस बनता है कि बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा कोई अगर इंटरनल एनर्जी पा लेता है ना तब फिर भी वो इंटरनल एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। तब इन सारी बातों को सुन के अपने यंग कहता है फ्लावरी रेन ऑफ द स्काई इस टेक्निक को ट्रू फॉर्म में और प्रॉपर्ली यूज करने के लिए मुझे वेन सीलिंग टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर अपने यंग का मदर कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ना कई सारे की पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है जिसका इन्फॉर्मेशन हमारे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता आ रहा था, लेकिन डीमन लॉर्ड के इन्वेजन के बाद वो इन्फॉर्मेशन भी मिट गए हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ लीडर को और मुंह से ही बताया जाता है वो इन्फॉर्मेशन भी विलुप्त हो गया, क्योंकि हमारा दो गार्डियन एल्डर जिन दोनों के पास ऐसे दिमाग में रहने वाला की पॉइंट मुंह से ही नेक्स्ट जनरेशन को बताया जाता है, वो दोनों जब मतलब मर गए ना तब से ऐसा दिखने में लग रहा है इस फ्लावरी रेन ऑफ द स्काई का कोई भविष्य ही नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद अपने यंग का मदर अपने यंग से कहता है लेकिन इस सब के बावजूद मेरा सन यंग मियांग मेरा पूरा विश्वास है तो इस फ्लावरी रेन ऑफ द स्काई के कंप्लीट करके इस्तेमाल भी करेगा। और तू ऐसा क्यों कर पाएगा पता है? क्योंकि तू मेरा प्राउड सन है। तो अब इस चीज को सुन के अपना यंग भी मतलब क्या कहेगा, वो कह देता है अरे ऑफ कोर्स मैं आखिरकार पॉइजन फिनिक्स का प्राउड सन जो ठहरा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस टेक्निक को कंप्लीट करूंगा। ये बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है मैं इस टेक्निक को जरूर से कंप्लीट करूंगा ताकि आप मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्राउड फील कर सके। तो इसी तरह भाई और बहनों हमारे यंग को उसके मदर के पास से वेन सीलिंग कंसीलमेंट टेक्निक मिला। तो अब इस सीन के बाद हमें अकेले अपने यंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ बैठे हुए सोच रहा है कि उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था जब वो वेन सीलिंग कंसीलमेंट टेक्निक की मदद से अपनी इंटरनल एनर्जी को कंसील करेगा ना तब उस एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा वो अगर पॉइजन ड्रिंक करे तो। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे यंग के लिए लोगों के लिए मतलब पॉइजन होगा, लेकिन हमारे यंग के लिए पॉइजन एक मिरेकल एलिक्सर है। इसलिए अपने यंग को ना वो रिबिल्डिंग प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, बस वो सिर्फ अगर मशरूम वाली की पॉइजन पी लेना तब फुल्ली कम बन जाएगा। तब इसके बाद अपने यंग के रूम के बाहर ये अपना बंदा आता है जी, कहते यंग लीडर आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसके बावजूद आपके फ्रेंड्स आपसे जबरदस्ती मिलना चाहता है। तब इसके जवाब में अपने यंग कुछ कह पाता ये काला वाला बंदी अंदर आ जाता है और अंदर आते कहता है कि उससे यंग से हेल्प चाहिए। तब इस चीज को देख के अपने यंग पहले तो मतलब ये पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों दिख रहा है, जिसके जवाब में अपने काला वाले बंदी कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तब उसका सिस्टर मर जाएगा। तब यार इसी के साथ एक चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन यार स्टोरी में आप मजा आएगा ना बिरू। वेल तो ऐसी एपिसोड के वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। बाय।